हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 29 ऑफ दिसंबर 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर। सो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन सब तरह के करंट फेयर आप तक पहुंच सके इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 में 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 29 दिसंबर के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट जो है वो बेस्ट परफॉर्मर स्टेट जो है वो बन चुकी है लार्ज स्टेट कैटेगरी के अंदर, क्योंकि रिसेंटली स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो है वो 2019 जो है वो रिलीज किया गया है। तो देखो इसमें 3 तरह की कैटेगरी होती हैं। 2-3 चीजें इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बता देता हूं आपको। स्टेट हेल्थ इंडेक्स, सबसे पहले ये कौन रिलीज करता है, ये नीति आयोग की तरफ से रिलीज किया जाता है। पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि इसकी 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं, लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट, और एक कैटेगरी होती है यूनियन टेरिटरीज की। तो जो लार्ज स्टेट है उसमें सबसे टॉप जो है वो किसने किया है, केरला ने टॉप किया है। तो इसका मतलब आंसर तो यहां से क्लियर है कि ए होगा। और स्मॉल स्टेट्स के अंदर अगर हम देखेंगे, सबसे ज्यादा जो रैंकिंग मिली है वो मिजोरम को मिली है, और यूटीज के अंदर दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली को ये रैंकिंग मिली है। तो सबसे पहले तो आपने ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं, जिसके बेसिस पे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। और ये चौथी बार है कि स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो है वो निकाला गया है, और चौथी बार जो है वो लगातार केरला ही जो है वो टॉप पे आ रहा है। तो इसमें कुछ याद रखने वाला है नहीं, पता होना चाहिए आपको कि सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग जो है वो केरला में है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अच्छी जो हेल्थ का अपना ध्यान रखेंगे वो भी कौन रखेंगे, केरला के लोग ही रखेंगे। तो इससे आपको याद रहेगा। दूसरा रैंक तमिलनाडु का है, तीसरा रैंक जो है वो तेलंगाना का है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, टॉप 3 स्टेट जो है वो कहां से बिलोंग करती हैं, साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और उत्तर प्रदेश का रैंक जो है वो लास्ट है, मतलब 19th रैंक है लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी में, क्योंकि लार्ज स्टेट कैटेगरी में टोटल कितनी स्टेट्स आती हैं, 19। तो 19th रैंक जो है वो किसका है, उत्तर प्रदेश का। तो बहुत इंपॉर्टेंटली जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी तक, बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। तो नीति आयोग ने इस इंडेक्स को रिलीज किया है, चौथा एडिशन है, और चौथी बार जो है वो लगातार केरला जो है वो इसमें टॉप पे आया है। लेकिन नीति आयोग की हेल्प जो है वो 2 आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशंस ने और की। एक तो वर्ल्ड बैंक ने टेक्निकल हेल्प की है, और एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो है वो कंसल्टेशन प्रोवाइड किया कि किस तरह से इस डाटा को आप तैयार कर सकते हो। 24 इंडिकेटर्स के बेसिस पे ये इंडेक्स जो है वो तैयार किया गया है, जिसको आगे बांटा गया है, जैसे हेल्थ आउटकम क्या है,
और गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन क्या है, इनपुट्स कितनी दे रही है सरकार, प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करके इंडेक्स को तैयार किया गया। मैं पहले बता चुका हूं 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, लार्ज स्टेट्स में, आप कह सकते हो स्मॉलर स्टेट्स में और यूटीज में। लेकिन अगर आप लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी को देखोगे, लार्ज स्टेट में 19 स्टेट्स आती हैं। मैं पहले बता चुका हूं केरला टॉप पे है और बिल्कुल बॉटम यूपी है। स्मॉलर स्टेट में जो है वो मिजोरम जो है वो टॉप कर चुका है, और यूटीज में जो है वो कौन टॉप कर चुका है, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली टॉप कर चुका है। और स्मॉलर स्टेट्स में कितनी स्टेट्स जो है वो इसमें कवर होती हैं, 8 स्टेट्स कवर होती हैं। और यूटीज में कितनी, यूटी 7। इसमें लद्दाख को नहीं लिया गया, नहीं तो 8 की 8 कवर हो जाती। लद्दाख इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिपोर्ट का जो बेस ईयर है वो बेसिकली क्या है, 2018-19 से लेके 19-20 का, तो ये बेस ईयर है। तो इस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हो लद्दाख जो है वो 2019 में, अब 31 अक्टूबर को बना ही था, तो इसलिए जो है वो उसका डाटा जो है वो इसमें नहीं लिया गया। इसमें अगर आप स्टेट्स में देखोगे तो वेस्ट बंगाल स्टेट जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसने मना कर दिया इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, तो एज सच इसके अंदर वेस्ट बंगाल जो है वो नहीं है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है जितनी भी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बता दूं कि इसमें कोविड-19 का भी डाटा नहीं लिया गया, क्योंकि कोविड-19 का जो डाटा है वो बेसिकली 2020 का होगा। यहां पे हम बात करें 2019-20 का जो डाटा है वो लिया गया है, तो इसलिए कोविड का इंपैक्ट भी जो है वो इसमें नहीं लिया गया। तो इसलिए ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और एक रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग की तरफ से तैयार की गई है, जिस रिपोर्ट का नाम है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। इसी रिपोर्ट के अंदर जो है वो इस स्टेट हेल्थ इंडेक्स को जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है जितनी मैंने बताई हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। हु इज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट बैंक तो है ही है। और कौन बने हैं नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, वो बने हैं अतुल कुमार गोयल। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। इससे पहले कौन थे, मल्लिकार्जुन राव थे, ये फॉर्मर आप कहोगे। तो इनका टाइम पीरियड पूरा हो रहा है 31 Jan 2022 को। तो अब अगर टाइम पीरियड पूरा हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इनकी जगह किसी और को पहले ही लगा के रखना पड़ेगा। तो अतुल कुमार गोयल जी को हमने लगा दिया है। अतुल कुमार गोयल जी इससे पहले जो है वो यूको बैंक के एमडी और सीईओ थे। अब अगर पंजाब नेशनल बैंक के लगा दिए गए हैं तो वहां की पोजीशन क्या हो चुकी है, खाली हो चुकी है। अगर खाली हो गई तो उसकी जगह पे फिर किसको लगाया गया, सोमा शंकर प्रसाद को। याद रखना है एमडी और सीईओ यूको बैंक के जो हैं वो कौन बनाए गए हैं, सोमा शंकर प्रसाद। राजीव आहूजा मैं पहले ही बात कर चुका हूं, कल ही हमने इस क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया है कि विश्ववीर आहूजा जो हैं वो रिटायरमेंट नहीं कह सकता, मेडिकल लीव पे चले गए हैं। तो उनकी जगह के टेम्परेरी तौर पे या कुछ टाइम पीरियड के लिए राजीव आहूजा को एमडी और सीईओ बना दिया है। कौन से बैंक का, आरबीएल बैंक का। तो देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अतुल कुमार गोयल जो है वो एमडी और सीईओ लगाए गए हैं पंजाब नेशनल बैंक के, पीएनबी के। सोमा शंकर प्रसाद एमडी और सीईओ लगाए गए हैं यूको के। राजीव आहूजा एमडी और सीईओ लगाए गए आरबीएल बैंक के। मल्लिकार्जुन पुराने एमडी और सीईओ थे किसके, पंजाब नेशनल बैंक के, लेकिन 31 जनवरी 2022 तक ये बने रहेंगे एज ए एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। तो यहां पे आप अतुल कुमार गोयल जी का चेहरा देख सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ। नेक्स्ट है एक टूर्नामेंट जो है साफ। साफ का मतलब यहां पे आपको पता होना चाहिए, यह है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जो है वो हुई है रिसेंटली। इसमें दो चीजें याद रखनी है जो टेक अवे पॉइंट्स है। एक तो ये कौन सी कंट्री ने होस्ट की है, याद रखना है कौन सी कंट्री ने, बांग्लादेश ने इसको होस्ट किया है, होस्टिंग कंट्री है। और दूसरी चीज इसमें जो याद रखने वाली है वो आपने याद रखनी है कि जीता कौन है। तो इस टूर्नामेंट को जीतने वाली कंट्री भी कौन सी है, बांग्लादेश। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हमारा साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसमें खास करके ये फुटबॉल को क्या करती है, प्रमोट करती है। तो अंडर 19 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बांग्लादेश ने होस्ट की। इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द गेम अवार्ड जो है वो किसको मिला है, वो मिला है शहादा अख्तर रीपा को, जो कि बांग्लादेश से ही बिलोंग करती हैं। इन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स किए, टोटल 5 गोल्स किए। और नेपाल नेशनल टीम को जो है वो फेयर प्ले अवार्ड जो है वो मिला है। जैसे कि आप आईपीएल में देखते हो ये अवार्ड्स मिलते हैं, ऐसी दो चीजें आपने सिर्फ पढ़ के रख लेना है कि फेयर प्ले अवार्ड नेशनल नेपाल की नेशनल फुटबॉल टीम को मिला है, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो शहादा अख्तर रीपा को मिला है बांग्लादेश की। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंडर 19 वुमेन नेशनल टीम जो है, जो इस बार ये आप कह सकते हो कि ये टूर्नामेंट हुआ, उसमें 5 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। कौन कौन सी, इंडिया था उसमें नेपाल था, उसमें भूटान, बांग्लादेश और साथ में आप कहोगे श्रीलंका।
2 कंट्रीज इसमें और पार्टिसिपेट करती होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, मालदीव्स भी पार्टिसिपेट करता है। पाकिस्तान कर नहीं सकता था इस बार, क्योंकि पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है उसको सस्पेंड किया हुआ है फीफा ने, तो एज सच वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। मालदीव्स ने जो है वो विड्रॉ कर लिया था, मालदीव्स विड्रॉ कर चुकी थी इससे, इसलिए वो नहीं पार्टिसिपेट। तो 2 टीम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 5 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। जीती कौन सी है उसमें से बांग्लादेश, हराया किसको है, इंडिया को। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इंडिया की फुटबॉल टीम अंडर 19 वुमेन को हराया है बांग्लादेश की टीम ने। तो इसमें एक क्वेश्चन और छिपा हुआ है कि ये साफ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये भी कहां पे है, बांग्लादेश। देखो 3 क्वेश्चन, उसका आंसर बांग्लादेश ही है कि कहां पे ये टूर्नामेंट हुआ, बांग्लादेश। किसने जीता है, बांग्लादेश। हराया किसको है, इंडिया को। और साफ का हेडक्वार्टर भी कहां पे है, बांग्लादेश में। कब बनाई गई थी, 1997 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। इसके प्रेसिडेंट कौन है, काजी मोहम्मद सलाहुद्दीन, काजी मोहम्मद सलाहुद्दीन। तो ये भी आप याद रख सकते हो, ये भी बांग्लादेश से हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इसका हेडक्वार्टर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट में मैं आपको पीओ कोर्स के कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट 25 डेज जो है वो ये चलने वाला कोर्स है। क्या क्या आपको इसके अंदर मिलेगा, ये ध्यान से सुनना है। मैं आपके 50 से 55 सेकंड लूंगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ एग्जाम कोर्स जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। 25 डेज का ये प्रोग्राम हमने 13 दिसंबर को इसको लॉन्च किया था, 14 ऑफ जैन को ये खत्म हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने का वैसे, लेकिन अगर काउंट करोगे तो ये 25 दिन का जो है प्रोग्राम बनेगा। क्यों 25 दिन का, क्योंकि इसमें मंडे टू फ्राइडे ही हम आपको क्विज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसमें सिर्फ क्विज होंगे जो कि आपको हर दिन प्रोवाइड किए जाएंगे, मंडे टू फ्राइडे। 70 क्वेश्चन रोज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, मतलब क्वांट के होंगे, 20 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के होंगे, 30 क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के होंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह का ये क्विज होगा। आप इसको रोज अटेम्प्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आज का क्विज आज ही अटेम्प्ट करना है, कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दिया हुआ है। तो कोई लिमिट नहीं है, कभी भी करें और अपना आईबीपीएस पीओ एग्जाम क्रैक करें, प्रैक्टिस करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट का पहला क्वेश्चन। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप कर रही है ई रूपी प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए, ताकि स्कॉलरशिप पेमेंट्स जो हैं वो दी जा सके बच्चों को। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि ई रूपी प्लेटफॉर्म क्या है। ई रूपी के अंतर्गत क्या होता है कि आपको एक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जो है वो क्यूआर कोड भेजा जाता है। उस क्यूआर कोड को जहां से भी आपने पैसे लेने हैं वहां पे चले जाएंगे, वो स्कैन करेंगे इसको और आपको पैसे जो है वो मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी बढ़ जाती है और जो फ्रॉड होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो ये अब कौन सी सरकार करेगी, कर्नाटका सरकार करेगी कि बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए वो बच्चों के मोबाइल के ऊपर एक टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे जिसमें क्यूआर कोड होगा, और उस क्यूआर कोड को वो बैंक में लेके चले जाएंगे एसबीआई में, वहां पे जाके जो है वो स्कैन कर लेंगे और अपनी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा मेथड जो है ई रूपी का, इससे फ्रॉड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ई वाउचर्स या आप कह सकते हो क्यूआर कोड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से मोबाइल्स पे भेज दिया जाएगा जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे। फिर इसको रिडीम करने के लिए ई रूपी को जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो हैं वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगी, लाइक एसबीआई के थ्रू वो स्कैन होगा, और स्टूडेंट्स को जो है वो उनके पैसे जो है वो मिल जाएंगे, उनकी स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगी। तो स्टूडेंट जो है वो रिडीम करा सकते हैं ई यूपीआई को, ई रूपी को, आइडेंटिफाइड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट जो भी मतलब फीस पेमेंट के लिए बने हुए हैं, जहां से उनको स्कॉलरशिप बेसिकली मिलनी है। तो हर ट्रांजेक्शन को मैप किया जा सकता है कि कौन सा बेनिफिशियरी है, कौन से इंस्टीट्यूशन से पैसे आए हैं, और ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे बताई जाएंगी, टेक्स्ट मैसेज के अंदर ये सारी चीजें बताई जाएंगी। तो ये लीक प्रूफ सिस्टम है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसको रिसेंटली एमजी नरेगा के अंदर भी जो है वो लागू किया गया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, क्योंकि इसमें भी जो है वो काफी स्कैम जो है वो सामने है, जिसके कारण ई रूपी सिस्टम को इसके अंदर लागू कर दिया गया है। और इसमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में याद रखेंगे, 2008 में इसको बनाया गया था और इसके हेड कौन है, दिलीप असबे हैं, दिलीप असबे, याद रखेंगे इसको। और कर्नाटका के बारे में भी याद रखें, बसवराज बोमई जी इसके चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर जो है वो कौन है, थावरचंद गहलोत जी, थावरचंद गहलोत जी। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड का ऐसा पहला ड्यूल मॉड व्हीकल या ड्यूल मॉडल व्हीकल जो है वो स्टार्ट किया है,
जो कि सड़क के ऊपर भी चलेगा और रेल ट्रैक के ऊपर भी चलेगा। देखो एक नया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और ऐसी कंट्री जो है वो कौन है? जापान है। डी आंसर होगा। और आप देख सकते हो, मैं आपको फोटो दिखाता हूं, ये देखो आप यहाँ पे, ये देखो आप, ये रेल व्हील्स हैं आप देख सकते हो, और ये आप देख सकते हो रोड पे चलने के लिए यूज किए जाएंगे, और ये आप कह सकते हो रेल ट्रैक के ऊपर चलने के लिए यूज किए जाएंगे। जब भी रेल ट्रैक के ऊपर चलना होगा तो ये नीचे आ जाएंगे, अदरवाइज ये अंदर जो है वो चले जाएंगे। तो ड्यूल मोड व्हीकल जो है रोड और उसके लिए बनाया गया है। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम। ये डीजल के ऊपर जो है वो काम करेगा, मतलब ये डीजल के ऊपर जो है वो चलेगा व्हीकल। कितने पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है एट ए टाइम? 21 पैसेंजर्स को, 21 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है। और अगर रेल के ऊपर चलना है तो इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रहेगी, 60 किलोमीटर पर आवर। और अगर रोड के ऊपर चलेगा तो 100 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसकी स्पीड रहेगी। तो मतलब ये जापान ने अपने एक छोटे से शहर में जो है वो उसको स्टार्ट किया है, केओ, और जहाँ पे जो कि बहुत ही कम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं पब्लिक के लिए। क्यों कम अवेलेबल हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं है ये बिजनेस, क्योंकि बहुत ही छोटा टाउन है वो। तो छोटे टाउन में इस तरह के जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ सकती हैं, और प्रॉफिट भी जो है वो यहाँ पे हो सकता है, और इवन सोशल वेलफेयर तो साथ में है ही है। तो इसको अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए कहाँ पे स्टार्ट किया गया, जापान के केओ शहर में इसको स्टार्ट किया गया है। तो याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से बच्चों को याद भी रहेगा, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बन चुका है। नेक्स्ट, कौन सी स्टेट ने जो पहला स्थान हासिल किया है एक स्कीम को अच्छे से लॉन्च करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए? और स्कीम का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, रूरबन। ये बेसिकली दो से बना है, रूरल प्लस अर्बन, मतलब रूरल को अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन देनी है, मतलब रूरल को अर्बन बनाना है, वहां पे अच्छी फैसिलिटीज देनी है। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद रखना है सबसे पहला पॉइंट, 2016 में स्कीम को स्टार्ट किया गया था। और इसका मेन मकसद जो है वो क्या था? इसका मेन मकसद था कि हमने गांवों को या रूरल एरिया को हमने इकोनॉमिक, सोशली या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे हमने उसको डेवलप करना है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने इस स्कीम के अंदर याद रखने हैं। और एक चौथा पॉइंट और बता देता हूं कि टोटल कितने एरियाज को स्पेशली इन्होंने अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चुना है, कितने क्लस्टर चुने? 300 टोटल अर्बन जो क्लस्टर्स हैं वो चुने गए हैं, जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनको जो है वो हमने रूरल टू अर्बन में कन्वर्ट करना है, और रूरल अर्बन डिवाइड जो है वो क्या करना है? कम करना है। टोटल कितनी स्टेट्स में से चुने गए हैं? ये 34 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में चुने गए, मतलब सारी की सारी स्टेट्स और यूटीज नहीं है, 34 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर हैं। और इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया है तेलंगाना ने, और आंसर क्या होगा? सी होगा। तो स्कीम के बारे में याद रखना है। और दूसरा स्थान जो है इसमें मिला है वो किसको मिला है? दूसरा स्थान मिला है इसमें तमिलनाडु को, और तीसरा स्थान जो है वो किसको मिला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीसरा स्थान मिला है यहाँ पे गुजरात को। दूसरा तमिलनाडु को, तीसरा गुजरात को, और इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पहले 3 स्थान अपनी अपनी स्टेट का आप याद जरूर रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक और खास बात है कि इसमें क्लस्टर वाइज भी जो है वो रैंकिंग दी जाती है। और टोटल मैंने बताया था कि कितने क्लस्टर्स हमने डेवलप करने हैं, 300 रूरल अर्बन मतलब अर्बन क्लस्टर्स को जो है वो इसमें चुना गया है, जिसमें से 295 में से जो है वो रैंकिंग निकाली गई है। और उन 295 में से भी अगर आप देखोगे किसने जो है वो अच्छे से परफॉर्म किया है, एक है रायाकल जो कि सांगारेड्डी तेलंगाना के अंदर है, एक है जुक्कल जो कि कामारेड्डी तेलंगाना के अंदर है। मतलब जो पहले 2 क्लस्टर, जो पहली 2 पोजीशन है वो तेलंगाना के पास ही हैं। इसको भी आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। स्पेशली पहले वाला जो है वो नाम जरूर याद रखना है, रायकल, जो कि तेलंगाना का एक क्लस्टर है, जिसको रूरल से अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान जो है वो तेलंगाना ने दिया है। तो इस चीज को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। कौन सी स्टेट ने हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सेंटर जो है वो लॉन्च किया है, ताकि जितनी भी हेल्थ स्कीम है, चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट की हैं, चाहे वो स्टेट की हैं, उनको मॉनिटर किया जा सके, उनको देखा जा सके। और ये रिसेंटली जो है वो लॉन्च किया है किसने? गुजरात ने। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी ने इसका उद्घाटन साथ में किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी ने लॉन्च किया है मॉनिटर, मतलब एक हेल्थ पोर्टल जो कि हेल्थ स्कीम्स को मॉनिटर करे। तो आप देख सकते हो कि ये जो हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सेंटर है, ये देखेगा कि कितने लोगों का फ्री ट्रीटमेंट जो है वो कर चुकी है सरकार, क्योंकि गुजरात ने रिसेंटली ये स्टार्ट किया है कि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का फ्री ट्रीटमेंट जो है वो करेंगे, उसकी स्क्रीनिंग करेंगे हर एरिया में। कितने बेनिफिशियरी इसमें आ चुके हैं जो सर्विसेज का लाभ ले रहे हैं, जो सरकार की स्कीम्स के अंदर इनरोल हैं, उनको बेनिफिट मिल चुका है। साथ में आप कह सकते हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना है, चाहे मुख्यमंत्री अमृताम योजना है जो कि गुजरात के अंदर ऑलरेडी चल रही है, चाहे वो न्यूट्रिशन रिलेटेड कोई भी स्कीम है, चाहे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ स्कीम है, सारी स्कीम को यहाँ पे मॉनिटर किया जा सकता है।
लेकिन इसमें एक और खास बात है कि एक गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च किया, गुजरात एपिडेमिक रिस्पांस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये भी बहुत ही एक अच्छा वेबसाइट जो है वो उन्होंने लॉन्च किया। इसके अंदर ये पता लग जाएगा कि कितने हॉस्पिटल बेड्स जो हैं वो टोटल हैं, कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने खाली हैं, कितने भरे हुए हैं, वेंटिलेटर्स कितने रह गए हैं, ऑक्सीजन बेड्स कितने रह गए हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो प्रोवाइड की जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि एक डाटा एक जगह पे आपको मिल सके। और साथ में ये सरकार के हॉस्पिटल चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, दोनों के बारे में जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और लोगों के लिए अवेलेबल होगी, तो लोग भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम गुजरात ने स्टार्ट किया है। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैं और गवर्नर आप सबको पता है आचार्य देवव्रत जी हैं, आचार्य देवव्रत जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सा बैंक है जिसने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो लॉन्च किया है, जो कि यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करवाने में हेल्प करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में स्टार्ट किए गए थे, 2030 तक की वैलिडिटी है, मतलब हमने 2030 तक इसको अचीव करना है। टोटल कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं, जिसमें हर चीज जो है वो इंक्लूडेड है। तो ये बैंक का नाम आपने याद रखना है, इंडसइंड बैंक है। इसका मतलब इंडसइंड बैंक ऐसा लाइक बैंक बन चुका है जो कि कुछ ही बड़े बैंक्स का एक ग्रुप है, उसका हिस्सा बन चुका है, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बेसिस पे अपने जो फिक्स डिपॉजिट है उसको निकाला है। तो इसका फायदा क्या होगा? अब देखो, आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो तो आप फिक्स डिपॉजिट बैंक से खरीदोगे, बैंक आपको एक एग्रीमेंट दे देगा, एक पेपर का टुकड़ा जो है वो दे देगा। अब तो वो भी नहीं देते, ऑनलाइन हो गया, तो एक एग्रीमेंट करेगा आपके साथ। तो आप एफडी के बदले में बैंक को कुछ पैसे दे दोगे, अब वो ग्रीन फिक्स डिपॉजिट के नाम से जाना जाएगा। इससे क्या होगा कि जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो ग्रीन फंड के तौर पे जाना जाएगा। मतलब उस फंड का यूज कहां पे किया जाएगा? ताकि ट्रांसपोर्ट अच्छा हो सके, ग्रीन ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो सके, एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर काम हो सके, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेस्ट मैनेजमेंट, तो इन चीजों के ऊपर जो है वो काम किया जा सके। तो इससे आपको क्या लाभ होगा? इसके लिए सरकार जो है वो आपको, मतलब सरकार नहीं कह सकते, ये बैंक जो है वो बेसिकली आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट देगा, 6% पर एनम के हिसाब से जो है वो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट आप कह सकते हो इसमें आपको 5 लाख का बीमा जो है, मतलब इंश्योरेंस साथ में दिया जा रहा है। तीसरा, अगर बीच में भी आप विड्रॉ कर लेते हो, जितनी एफडी की वैलिडिटी उससे पहले कर लेते हो, तो उसका जो विड्रॉल चार्जेस है वो 1% ही कटेगा, जबकि बाकी एफडी में कम कटता है। और अगर सीनियर सिटीजन हो तो 0.5% का आपको बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है वो साथ में मिलेगा। तो ये उन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करवाने में हेल्प करेंगे। देखो कितना अच्छा इंडसइंड बैंक की तरफ से ये सिस्टम निकाला गया है। तो हर बैंक जो है वो इस तरह से कर सकता है। और इंडसइंड बैंक के बारे में याद रखें, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई है और इसकी टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं सुमंत कथपालिया जी, सुमंत कथपालिया जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसने लॉन्च किया है कौशल रोजगार निगम पोर्टल, जिससे ये पता लग जाएगा कि कितने के लोगों को रोजगार मिल चुका है सरकार की तरफ से, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये सारी जानकारी इस पोर्टल के थ्रू मिल जाएगी। और ये पोर्टल लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने और इसका नाम भी यही है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल। तो हरियाणा ने और भी बहुत सी चीजें जो है वो स्टार्ट की है, जैसे इन्होंने एक अटल पार्क बनाया है, अटल पार्क, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से अटल पार्क बनाया गया। और आप कह सकते हो साथ ही साथ इन्होंने एक समृद्धि केंद्र भी बनाया है, समृद्धि केंद्र। ये दोनों चीजें जो है वो कहाँ पे बनाई हैं? गुरुग्राम के अंदर बनाई है, मतलब गुड़गांव हरियाणा के अंदर बनाई है। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल का उद्घाटन किया है और साथ ही साथ एक मैगजीन लॉन्च किया जिसका नाम है व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन। और 2022 का ऑफिशियल कैलेंडर जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया। अटल पार्क और समृद्धि केंद्र ये गुड़गांव के अंदर बनाए गए। स्पेशली मैं लाइन को कवर कर रहा हूं हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं आएगा, हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए पूछा जाएगा। और ये सारी चीजों को करने का मकसद क्या, मतलब ये इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें इतनी चीजें जो है वो लॉन्च की गई? क्योंकि हम कौन सा दिन मना रहे थे? गुड गवर्नेंस डे जो है वो हम मना रहे हैं। 25 दिसंबर को हमने गुड गवर्नेंस दिन बनाया क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी और खास करके अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। और 8वां हमने ये गुड गवर्नेंस डे बनाया क्योंकि 2014 में हमने सबसे पहली बार गुड गवर्नेंस डे को सेलिब्रेट किया था। याद रखनी है सारी चीजें। हरियाणा के बारे में आपको पता ही है, चीफ मिनिस्टर जो है मनोहर लाल खट्टर जी हैं और यहाँ के गवर्नर जो है बंडारू दत्तात्रेय जी, जो पहले कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सा बैंक है जिसने को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है एमएस फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, जो कि एक एनबीएफसी है, ताकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को हम पैसा जो है वो प्रोवाइड कर सकें। देखो आरबीआई की गाइडलाइंस है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चाहे स्लाइड से याद कर लें। आरबीआई की गाइडलाइंस है कि अगर बैंक है और एक साथ में आप कह सकते हो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, दोनों कोई को लेंडिंग एग्रीमेंट करते हैं तो बैंक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80% दे सकता है पैसा और मिनिमम टू मिनिमम एनबीएफसी को 20% तो देना पड़ेगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये को लैंडिंग एग्रीमेंट जो है वो इसी गाइडलाइंस के थ्रू जो वो साइन किया गया है। और बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो सिंपल है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो भी पैसा लेना चाहता है वो एमएस फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू जो है वो पैसे को ले सकता है। तो एमएस फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो लोन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। जितने भी एमएसएमई बोरोअर्स हैं उनको देखा जाएगा कि उनको पैसे की ज़रूरत है, क्या पैरामीटर्स हैं उनके, क्या एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं वो, फिर ये किसको रिकमेंड करेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र उनको क्या प्रोवाइड करेगा, लोन। मतलब रिकमेंड एमएस फाइनेंशियल सर्विसेज करेंगे और लोन बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट कौन प्रोवाइड करेगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। में ऑलरेडी बता चुका हूँ 80% जो है लोन वहीं प्रोवाइड करेंगे। और जो गाइडलाइंस किसकी हैं, आरबीआई की 80:20 में उसको देंगे। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो एमडी और सीईओ हैं वो कौन है, एएस राजीव। कौन है, एएस राजीव। और इसकी जो टैगलाइन है वो है एक परिवार एक बैंक। एक परिवार एक बैंक मतलब वन फैमिली वन बैंक। और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में ही होगा, पुणे के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा बैंक है जिसने बजाज फाइनेंस के साथ टाई अप किया है। ऑलरेडी टाइड अप था लेकिन उन्होंने एक्सटेंशन किया अपने एग्रीमेंट को, ताकि वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है वो आगे 5 साल और लॉन्च करेंगे। सिंपल है कि बजाज फाइनेंस के जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है वो ये बैंक प्रोवाइड कर रहा है और 5 साल और प्रोवाइड करेगा, मतलब 2026 तक ये प्रोवाइड करता रहेगा। और ये बैंक कौन सा है, आरबीएल बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो भी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स होंगे बजाज फाइनेंस के, खास करके वो आरबीएल जो है वो आरबीएल पावर्ड होंगे। आरबीएल जो है उसको प्रोवाइड करेगा। इनिशियली ये एग्रीमेंट 2018 में साइन हुआ था, फिर जो है उसको एक्सटेंड किया गया, फिर अब 2026 मतलब 5 साल के लिए इन्होंने साइन कर लिया। और रिसेंटली मैंने बताया कि विश्ववीर आहूजा जो हैं वो इनके जो है वो एमडी और सीईओ थे, लेकिन वो मेडिकल लीव पे चले गए हैं। तो अब जो नए बने हैं वो कौन बने हैं, राजीव आहूजा बने हैं, राजीव आहूजा। ये भी आपने याद रखना, आज हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। और आरबीएल बैंक को 1943 में इसको बनाया गया था और इसके सीईओ एमडी मैं बता चुका हूँ राजीव आहूजा हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। टैगलाइन है अपनों का बैंक, अपनों का बैंक। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी स्टेट ने एक कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन का नाम है मिंदुम मंजापाई। तो शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है क्योंकि साउथ इंडियन नेम है। तो कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया है ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स को बैन कर सकें। तो सिंपल आपने क्वेश्चन को स्लाइड से याद रखना है। और ये कैंपेन स्टार्ट किया एमके स्टालिन जी, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के, तमिलनाडु के। तो आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए। इसको लॉन्च किया गया चेन्नई तमिलनाडु में। और इसका मेन मकसद यही है कि क्लोथ बैग्स जो लाइक जूट बैग्स हैं उनका यूज किया जा सके और हम सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म कर सकें ताकि इन्वायरमेंट को खराब ना किया जा सके। 2019 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑलरेडी बैन कर चुकी है स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, सेल, ये सारी चीजें। 14 तरह के प्लास्टिक्स के ऊपर बैन लग गया जो कि दोबारा से हम नहीं यूज कर सकते और इन्वायरमेंट को वैसे भी क्या कर रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं। और ये कैंपेन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की तरफ से स्टार्ट किया गया है। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन हैं, गवर्नर जो हैं वो आर.एन. रवि हैं। याद रख सकते हो, आर.एन. रवि पहले नागालैंड के गवर्नर थे, लेकिन अभी ये तमिलनाडु के हैं क्योंकि नागालैंड के गवर्नर जो हैं वो जगदीश मुखी बन चुके हैं। एडिशनल चार्ज है बेसिकली उनके पास, अदरवाइज वो किसके गवर्नर हैं, असम के। अगला आते हैं क्वेश्चन, पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी जी को अवार्ड दिया गया है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड सोशल जस्टिस 2021। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक फाउंडेशन है जिसका नाम है हारमनी फाउंडेशन। याद रख सकते हो, हारमनी फाउंडेशन, उनकी तरफ से हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार 17th मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया सोशल जस्टिस के लिए, जिन्होंने इन्वायरमेंट के लिए या आप कह सकते हो लोगों के लिए काम किया। और बहुत से लोग जो हैं वो इस अवार्ड को जीते हैं। तो आप थोड़ा सा जो है वो याद रख सकते हो कि कौन कौन से लोग हैं। जस्ट एक बार चाहे पढ़ लें इसको कि कौन कौन से लोग हैं जिनको एक्चुअल में ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो आप यहाँ पे कुछ नाम देख रहे हो जिसमें पहले 2 नाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको जो है वो आपने खास तौर से याद रखना है। जैसे कि पहला नाम आप यहाँ पे देख रहे हो अनिल प्रकाश जोशी जी, ये बहुत ही फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। इनको पद्म भूषण मिला है 2021 में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। पद्म भूषण मिला है 2021 में, रिसेंटली दिया गया है। इन्होंने लाइक आप कह सकते हो कि जो हिमालयन इन्वायरमेंट है और उसको बचाने में, उसको कंजर्व करने में बहुत ज़्यादा योगदान निभाया है। 10,000 गाँव के अंदर जो है वो इन्होंने जो है वो अलग अलग तरह से इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल काम किया है, जिसके कारण इनको ये अवार्ड दिया गया। विद्युत मोहन, जिनको रिसेंटली अर्थ शॉर्ट प्राइज जो है वो दिया गया, ये आपने याद रखना है। तो इन्होंने एयर पोल्यूशन को कम करने में जो हेल्प की है, एयर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए इन्होंने एफर्ट्स किए हैं। और इनकी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है तकाचर।
तो उसके थ्रू इन्होंने ये काम करने की कोशिश की है। ये दो नाम आपने 100% याद रखने ही रखने हैं। नेक्स्ट है रिद्धिमा पांडे, जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। तो इन्होंने भी जो है आप कह सकते हो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो है वो काम किए हैं। तुलसी गौड़ा पद्मश्री अवार्डी हैं, तो इनको भी जो है ये अवार्ड दिया गया है ताकि इन्होंने जो है पेड़ों को बचाने की कोशिश की है। कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ों को बचाने का इन्होंने योगदान निभाया है। आद्या जोशी, जो कि चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज जो है जिनको मिला है आद्या जोशी को, तो इन्होंने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने का योगदान दिया और साथ ही म्युनिसिपल अथॉरिटीज को एजुकेट किया ताकि किस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं और इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है पानी फाउंडेशन महाराष्ट्र की, इन्होंने महाराष्ट्र में जो सोका है उसको खत्म करने के बारे में जो है वो योजना बनाई। नेक्स्ट शुभजीत मुखर्जी हैं, इनको ये अवार्ड मिला क्योंकि इन्होंने जो है मुंबई के आसपास जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर काम किया, पानी को बचाने के लिए जो है वो काम किया, और जो नेचुरल वाटर है जो बारिश के थ्रू आता है उसको बचाने के लिए इन्होंने योगदान। और भी बहुत से विनर है, लेकिन मैं कुछ ही नाम इसमें कवर कर रहा हूं, सिर्फ आपने याद रखना है। इसमें मेन नाम जो है वो अनिल कुमार जोशी और विद्युत मोहन, ये आप जरूर याद रखेंगे। अगला आते हैं यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पहली जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट समिट को अटेंड किया है। अब ये बहुत ही खास है क्योंकि पहली बार जम्मू कश्मीर में ये हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर रिसेंटली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी की फॉर्म में बना। और इसका जो कैप्शन है वो क्या है, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज, ताकि जम्मू कश्मीर में लोग जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकें। और यही मकसद है कि वहां पे रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज हैं, प्राइसेस बढ़ेंगे तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर जम्मू कश्मीर ने टोटल 39 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं, जिसके अंतर्गत टोटल 18,300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हरदीप सिंह पुरी जी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं, कहां से, उत्तर प्रदेश से। तो अगला आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर, लेकिन वीडियो को यार पहले लाइक कर दो, अभी के अभी जो है वो शेयर कर दो अपने एक फ्रेंड के साथ, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मतलब आप कह सकते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से, महेंद्र प्रसाद जी, उनका देहांत हो गया। नाम याद रखेंगे, खास करके बिहार के स्टूडेंट, क्योंकि ये कहां से बिलोंग करते थे, बिहार से। 81 ईयर्स ओल्ड थे, इनका देहांत हो गया। लेकिन दो तीन बातें जो आपने याद रखनी है, एक तो है कि ये जनता दल यूनाइटेड से बिलोंग करते थे, नीतीश कुमार जी की पार्टी है तो वहां से बिलोंग करते थे, बिहार से राज्यसभा के मेंबर थे। और इनके नाम के आगे किंग जरूर लगाया जाता था, क्यों, क्योंकि ये लगातार, दोस्तों एक खास बात बता रहा हूं, लगातार 8 बार, लगातार 8 बार, 7 बार, सॉरी, लगातार 7 बार जो है वो राज्यसभा के मेंबर और 1 बार लोकसभा के, मतलब आप कह सकते हो टोटल 8 बार जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। 7 बार लगातार, मतलब बहुत बड़ी बात है। 1985 से लगातार राज्यसभा के मेंबर हैं। इससे पहले ये लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, कांग्रेस की टिकट से ये जीते थे। तो ये दो तीन बातें आपने इनके बारे में याद रखनी है। नाम है महेंद्र प्रसाद। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें ऑलरेडी हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जापान ने ड्यूल व्हीकल इंट्रोड्यूस किया, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 11,000 करोड़ के हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो मंडी हिमाचल प्रदेश में जो लॉन्च किए हैं। और आप कह सकते हो कि हिमाचल प्रदेश के ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ये उनकी इकोनॉमी को इंप्रूव करेंगे और एडिशनल पावर स्टेट को प्रोवाइड करेंगे, तो उनको और कहीं किसी स्टेट से बिजली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, 12 साल में सबसे ज्यादा है, 14.23% नवंबर में। अगर आप अक्टूबर में देखोगे तो 14.23 से थोड़ा सा नीचे थी, 12.54%, ऑलमोस्ट 2% नीचे थी, लेकिन अभी बढ़ गई है। इसका मेन कारण है मिनरल ऑयल्स के प्राइस बढ़ने, मेटल्स के प्राइस बढ़ने, क्रूड पेट्रोलियम बढ़ना, नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ने, तो ये सारे प्राइसेस जो है वो इसमें इंक्रीज हुए हैं। गुजरात ने पोर्टल लॉन्च किया है ताकि वो स्टेट हेल्थ स्कीम्स या सेंटर की हेल्थ स्कीम्स को देख सके वहां पे। तेलंगाना ने टॉप किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के अंदर। इंडसइंड बैंक ने ग्रीन फिक्स डिपॉजिट को स्टार्ट किया ताकि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं 28 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन क्या था कि नाबार्ड जो है वो कब बनाया गया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सारे बच्चों को ईयर तो पता ही है, 1982 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पीरियड पे नाबार्ड को बनाया गया ताकि रूरल एरिया की डेवलपमेंट की जा सके, वहां पे लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, रूरल बैंक्स को देखा जा सके, जो रूरल बैंक्स ऑलरेडी बन चुके थे उनकी निगरानी रखी जा सके। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं नाबार्ड। और ये भी याद रखना है कि इसको बनाया गया है 12 जुलाई 1982, एग्जैक्ट डेट याद रखनी है आपने। और नाबार्ड कई बार पूछ लेते हैं नाबार्ड एक्ट कब आया, एक्ट 1981 में आया था, लेकिन बनाया 12 जुलाई 1982 को गया है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके चेयरमैन कौन है, जी आर चिंताला, गोविंद रोजुलू चिंताला। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, नाबार्ड से क्वेश्चन है,
नाबार्ड को किसकी रिकमेंडेशन से बनाया गया? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपको कॉन्फिडेंस जो है वो जरूर इंप्रूव करेगा। इसी तरह से वीडियो को देखते रहें और मुस्कुराते रहें, लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेना, इस स्माइली की तरह हमेशा खुश रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।